निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का प्रभाव। यह कार्यक्रम MA राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारत सरकार और राजनीति की चौथी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। आप राजनीति विज्ञान विषय की सह प्राध्यापक हैं। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का प्रभाव। अभी प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का पहला भाग। नमस्कार बच्चों, साथियों। आज हम भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता के प्रभाव का आकलन करेंगे। क्षेत्रीयता क्या है? हमारी ऐतिहासिक विरासत है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता के क्या कारण हैं और कौन कौन से राज्य इसके कारण क्षेत्रीयता के आधार पर अपने अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम क्या है और उसको रोकने के क्या उपाय है। तो विकासशील समाज जितने भी होते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्रीय एकीकरण की होती है। राष्ट्रीय एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो राजनीतिक क्रिया से जुड़ी होती है और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में ही विकासशील देशों के राजनीतिक विकास को समझा जा सकता है। तो राष्ट्रीय एकीकरण के भावात्मक तत्वों की जब हम खोज करते हैं तो हमारा ध्यान जातीय, भाषागत, धार्मिक, क्षेत्रीयता पर आधारित परंपरागत निष्ठाओं की ओर जाता है जो संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद को प्रोत्साहन देते हैं। अब क्षेत्रीयतावाद क्या है? क्षेत्रीयतावाद का तात्पर्य एक देश या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना और प्रयत्नों से है जिसके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते हैं। क्षेत्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। मूल रूप से अगर देखें तो क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी सांस्कृतिक समानता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को जब क्षेत्र के आधार पर संबोधित किया जा सकता है। मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है और अपने निवास के आसपास भूमि से उसका भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है और कालांतर में अपने क्षेत्र के प्रति एक निष्ठा विकसित हो जाती है। इस दृष्टि से क्षेत्र एक तरह से समाजशास्त्रीय अभिधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है। किसी भी भूभाग को क्षेत्र कहने के लिए कुछ तत्वों का होना आवश्यक होता है, किंतु आज उन तत्वों को ठीक तरह से निर्धारित नहीं किया जा सका है। यदि भौगोलिक रूप से निश्चित किसी स्थान पर कुछ प्रक्रियाएं तथा धारणाएं समाज के अन्य भागों से भिन्न हो और लगातार काफी समय से हो, चाहे अलग मात्रा में सही चली आ रही हो, उस भाग को एक अलग क्षेत्र कहा जा सकता है। और ये प्रक्रियाएं, धारणाएं भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, रीति रिवाज संबंधी, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की स्थिति, रहन सहन के ढंग और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हो सकती है। किंतु किसी भी क्षेत्र के पृथक स्वरूप के लिए प्रमुख वहां के लोगों की आपसी समानता, एकरूपता तथा अन्य क्षेत्रों से अलगाव की भावना है। इस प्रकार अनेक तत्वों जैसे भूगोल, जलवायु, धर्म, भाषा,
रीति रिवाज, राजनीतिक और आर्थिक विकास, ऐतिहासिक अनुभव, रहन सहन के तरीके आदि की अंतःक्रियाओं से किसी क्षेत्र का निर्माण होता है। एक माहेश्वरी नामक विचारक थे, उनका मत था कि क्षेत्र इनसे भी कहीं अधिक होता है। क्षेत्र में लोगों के साथ एक भावात्मक एकता होती है और वे दूसरे से अपने को पृथक समझने की इच्छा रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह विदर्भ क्षेत्र का निवासी है तो इसका मतलब है कि वो महाराष्ट्रियनों से अपने आप को थोड़ा भिन्न मानता है। चाहे सभी महाराष्ट्रियन यह महसूस करते हो कि अन्य राज्यों से महाराष्ट्र के लोग भिन्न हैं। ऐसी भावनाएं सांस्कृतिक वास्तविकताएं हैं जिससे मनुष्य या कोई भी व्यक्ति आसानी से मुक्त नहीं हो सकता। और भारतीय राजनीति के संदर्भ में क्षेत्रीयतावाद का अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य प्रांत की अपेक्षा एक छोटे से क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति, उसके प्रति आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की वह बृहद भावना का विलोम है जिसका उद्देश्य संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहित करती है। क्षेत्रीयता की भावना सारे देश में व्याप्त है और विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से प्रकट होती है। अगर हम उसका ऐतिहासिक विरासत देखें क्षेत्रीयतावाद की, तो हम ये मानते हैं कि क्षेत्रवाद आज भारतीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन की अत्यंत व्यापक घटना है और यह कम से कम निकट भविष्य में जनसाधारण के दिमाग से दूर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आधुनिक युग में नए संचार साधनों ने, अंग्रेजी शासन की व्यवस्था के तौर तरीकों और नीतियों ने, उपनिवेशवाद से उत्पन्न समस्याओं ने, स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिकीकरण को अधिक महत्व ने और तीव्रता प्रदान करने के प्रक्रियाओं ने क्षेत्रवाद और अन्य तनावों को अधिक सचेत और सक्रिय किया है। भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है, अपितु वैचारिक, परंपरा, धर्म, संस्कृति भी इसकी विशेषता या विशालता को प्रकट करती है। विदेशी शक्तियों ने भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का शोषण किया और स्वतंत्रता की बेला पर भारत को दो भागों में विभक्त कर दिया। ब्रिटिश भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, किंतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों का विभाजन अंग्रेजों ने बहुत तार्किक आधार पर नहीं किया, बल्कि अपने निहित स्वार्थों के आधार पर किया। देशी रियासतों में थोड़ी बहुत आंतरिक स्वतंत्रता थी। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने रियासतों का सहयोग प्राप्त किया और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती एकीकरण की थी। इस संदर्भ में प्रारंभिक रूप से दो समस्याएं आई, राज्यों का भारतीय संघ में विलीनीकरण और भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण। इन दोनों समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों का भारतीय मानचित्र में पुनर्सीमांकन करना एक चुनौती थी। इस तरह क्षेत्रीयतावाद का उदय ब्रिटिश शासन की विरासत है। आगे चलकर भारत में सरकारी भाषा, शिक्षा के माध्यम, राजस्व और उसके स्रोतों के बंटवारे आदि के प्रश्नों को लेकर क्षेत्रवाद की भावना में बढ़ोतरी होती गई। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कारण क्या है। तो कुछ कारण मुझे दिखाई देते हैं, जैसे भौगोलिक दृष्टि से भारत के आज भी कई राज्य बहुत बड़े हैं और कुछ राज्य बहुत छोटे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश पहले बड़ा था लेकिन अब दो भागों में बंट जाने के कारण छोटा हो गया है। और राजस्थान के छोटे छोटे महत्वपूर्ण क्षेत्र महत्वपूर्ण इकाई के रूप में खड़े हो सकते हैं। राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जैसा कि मैंने बोला छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आदि पृथक राज्यों के लिए संघर्ष कर रहे थे। और केरल और नागालैंड से भी बड़े राज्य वो बन सकते हैं, उनके पास इतना बड़ा भूभाग है। अभी मारवाड़ को पृथक राज्य का दर्जा नहीं दिया है, जैसा कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गए, बिहार में झारखंड और बिहार हो गए,
मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गए। तो बड़े होने के कारण, और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हो गए। बड़े राज्य होने के कारण यहाँ पर दो दो भागों में विभाजित हो गया, केवल भौगोलिक दृष्टि से। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ राज्यों में बहुत सारे भाषा भाषी और संस्कृति के लोग रहते हैं, उनको अपनी भाषा और संस्कृति पे बहुत गर्व है, और इसी आधार पर द्रविड़ मुन्नेन कड़गम भारतीय संघ से अलग होने की बात कर रहा था। फिर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य पुनर्गठन के बाद कई पुरानी रियासतों को राज्यों में मिला दिया गया। आज भी इन रियासतों के लोग ये अनुभव करते कि यदि रियासत का ही पृथक राज्य होता तो अधिक लाभ की स्थिति में होते। केवल ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर ही पुराने क्षेत्रों की चर्चा की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि सारे भारत का इतिहास सामान्य न होकर क्षेत्रों के आधार पर भिन्न है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराएं, सामाजिक मिथक और लक्षणों के आधार पर क्षेत्रवाद के अस्तित्व को सहायता मिलती है। फिर आर्थिक कारण, जो सबसे जरूरी है। भारत के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्र में अधिक आर्थिक विकास हुआ है और कुछ क्षेत्र आर्थिक विकास से पिछड़ गए हैं। इन पिछड़े क्षेत्रों में असंतोष फैलने लगा है और क्षेत्रीयतावाद की भावना पनपने लगी है। जैसे आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र था, जो कि अलग हो गया है। राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। महाराष्ट्र में विदर्भ अभी भी मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, जो अविकसित था या तेज रफ्तार से अपना विकास नहीं कर रहा था, इसलिए वो अपने पृथक राज्य की मांग कर रहा है। और कई ऐसे देखा जाए तो आर्थिक कारणों के कारण कई क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन और विषमताएं बढ़ी है, जिसके कारण जो सरकार से सहायता मिलती है वो सही ढंग से नहीं मिल पाती और जिसके कारण वो अपना विकास कम कर पाते। कई राज्यों में आर्थिक स्रोत कम है, मांगों में निरंतर वृद्धि हो रही है। मांग और उत्पादन में अंतर का एक प्रभाव यह है कि व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा हो रही है। फिर भाषा, भारत में भाषागत विविधता रही है। उत्तर और दक्षिण की भाषा एक दूसरे से भिन्न है और भाषा को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन भी हुए हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता के ऊपर संकट मंडरा रहा था। फिर जाति के आधार पर क्षेत्रीयता की भावना बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता है वो वहां पर ज्यादा क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति फैलाने में जाति एक प्रभावी तत्व रही है। यद्यपि जाति व्यवस्था क्षेत्रवाद के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। जहां आर्थिक हितों, भाषाई समुदाय और गैर ब्राह्मण जातियों, धर्म के साथ ये जुड़ी हो, वहां क्षेत्रवाद को प्रबल बनाने में सहायक होती है। फिर राजनीतिक कारणों के कारण भी प्रादेशिकता की मांग बढ़ी है। राजनीतिज्ञ यह सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएंगे तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति सरलता से हो जाएगी। प्रादेशिक दल जैसे हैं डीएमके, अकाली दल, झारखंड पार्टी, शिवसेना आदि ने भी राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता की अग्नि को प्रज्वलित किया है। अब क्षेत्रीयतावाद के कारण जो पृथक राज्यों की मांग हुई है उसके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे कि इसके कारण कितने राज्यों ने मांग की है। तो जैसे आंध्र प्रदेश में विभाजन की मांग उठी है, उसी प्रकार पंजाब राज्य के पुनर्गठन की मांग की है, पृथक विदर्भ राज्य के पुनर्गठन की मांग की है, बंबई राज्य का भी जो विभाजन हुआ है, असम का पुनर्गठन हुआ है,
फिर कावेरी जल विवाद हुआ है, तो इसके कारण भी बहुत सारे संघर्ष हुए हैं और क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा जैसे द्रविड़ मुन्नेर कड़गम संघ से अलग होने की प्रवृत्ति है, अकाली दल की मांग है, खालिस्तान की मांग है, असम में मिजो मांग है, असम में नागा आंदोलन है, पृथक तेलंगाना आंदोलन था, स्वतंत्र गोरखालैंड आंदोलन है, स्वतंत्र कश्मीर का जो सपना है। हालांकि ऐसा है कि बाद में धारा 370 के अंतर्गत हटाने पर कहा था कि स्थितियां सामान्य होते ही कश्मीर को पृथक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन अभी उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, तो वो लोग भी अपने लिए काम कर रहे हैं। खालिस्तान की मांग भी बहुत ज्यादा सर पकड़ रही थी, लेकिन अभी केवल 4 राज्यों को अलग करके नए राज्य का निर्माण किया है, जिसमें तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। इस प्रकार से 4 राज्यों का निर्माण हुआ है। अब क्षेत्रीयतावाद की एक अन्य प्रवृत्ति जो है वो भूमिपुत्र की धारणा भी रही है। भूमिपुत्र की धारणा का आशय है कि किसी राज्य अथवा प्रदेश अथवा क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने, रोजगार प्राप्त करने आदि के संबंध में संरक्षण की मांग की जाए। इस मांग के साथ ये बात जुड़ी है कि जब उस राज्य या क्षेत्र के सभी मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त ना हो जाए, तब तक राज्य या क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा नहीं देनी चाहिए। भूमिपुत्र की धारणा का उदय 6वीं शताब्दी में, इस सदी के 6वें दशक में शिवसेना जैसे संगठन के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था, और अभी आप देख रहे हैं कि ये प्रवृत्ति ज्यादा ही उग्र हो गई है। और असम राज्य में भी जो व्यापक आंदोलन किया गया वो भी भूमिपुत्र की धारणा पर आधारित था, और कई अन्य राज्यों में भी सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर इस तरह की प्रवृत्तियां देखी गई है। जैसे कर्नाटक में कर्नाटक वासियों के लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था। इसके अलावा ये बात उचित भी प्रतीत होती है कि सरकारी और गैर सरकारी उद्योगों में अकुशल श्रमिक का कार्य स्थानीय व्यक्तियों को दिया जाए, लेकिन भूमिपुत्र की धारणा को व्यापक स्तर पर प्रबलता के साथ अपनाने से राष्ट्र के लिए घातक परिणाम हो सकते हैं। यह जो धारणा है वो विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। श्रीमती गांधी ने भी भूमिपुत्र की धारणा को अस्वीकार किया था, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता के लिए घातक और विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए भी बाधक थी। तो इस प्रकार राष्ट्रीय एकता के लिए भूमिपुत्र की धारणा पर हमको अंकुश रखना पड़ेगा। साथियों, अभी आप सुन रहे थे राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का प्रभाव। अभी आपने इसका पहला भाग सुना। विषय विशेषज्ञ एवं वक्ता थीं डॉक्टर वर्षा सागोरकर, उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल, निर्माण समन्वयक डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी, ध्वनि अंकन, संपादन एवं प्रस्तुति सहायक थे अमर बहादुर यादव, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार निगम। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया है।